अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत अरसे के बाद एक वीडियो बना रहा हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक में इंटरेस्ट लेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में भी मुझे आगाह करेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है इन्फ्लेशन। जैसे आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। पोस्ट कोविड जब ट्रेड खुला तो डिमांड को मीट करना मुश्किल हो रहा था पूरी दुनिया की प्रोडक्शन सप्लाईज़ के लिए। ऑन दी अदर हैंड ऑयल प्राइजेज़ भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। तो पूरी दुनिया में महंगाई जो है इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। मगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एनालाइज़ करेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बाकी कंट्रीज़ की महंगाई की तरह है या उसकी नौयत जो है वो मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टिंग कंट्री है। पाकिस्तान इम्पोर्ट्स मोर एंड एक्सपोर्ट्स लेस, और इसकी इम्पोर्ट्स ज़्यादातर महंगी चीज़ों की होती है, जैसे कि ऑयल। ऑयल ना कि सिर्फ महंगा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, बल्कि आपका जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट गिरा है। यानी आप महंगी चीज़ और महंगे दामों में इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में होता है खसारा। अब इस खसारा को फंड करने के लिए गवर्नमेंट लेती है लोन्स। गवर्नमेंट जब इंटरनेशनल मार्केट जाती है लोगों से लोन लेने, तो वो कहते हैं हमारे अपने हालात ख़राब हैं, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। तो फिर वो अपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन लेती है। जब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन लेती है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रिजर्व्स कम होते हैं। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स कम होते हैं तो आपका जो रुपया है वो मज़ीद गिर जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने दो और इंटरेस्टिंग चीज़ें रखना चाहता हूं, जिससे मैं चाहता हूं कि लोगों के अंदर ये शऊर आए और इनको ये समझ आए कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही होती है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे भी कम है, जिस वजह से जो आपका मिडिल क्लास का तबका है वो बजाय इसके कि वो अपर मिडिल क्लास जाता, वो लोअर या मिडिल क्लास या वो लोअर क्लास के अंदर आ जाता है, क्योंकि अब उसकी जो फिक्स्ड इनकम है उससे वो इतनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो जहाँ दूसरी कंट्रीज़ ने अच्छे टाइम में प्रोग्रेस करके अपने लोगों को गुर्बत से उठाकर उनको मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को हाई क्लास में पहुंचा दिया है कि जब अब महंगाई भी होती है सो दे आर ओके विद इट एंड दे कैन अफोर्ड द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये होता है कि जहाँ पहले 10 लोग अपनी अशिया अफोर्ड कर पा रहे थे, अब वो 10 से गिर के 6 या और कम होकर 4 हो जाती है, जिस वजह से लोगों को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो ये है मसला मेनली पाकिस्तान का। अब आ जाए इसकी पॉलिसी के ऊपर कि पॉलिसी के ऊपर क्या प्रॉब्लम होती है। अब हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन किसके हाथों में है। तो इस वक्त जो है इमरान खान के तो हाथों में नहीं है, मगर दो हाथों में है। एक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि आपके IMF के हिसाब से चलता है, और एक है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम जो भी वज़ीर आज़म को एडवाइस देती है उसके हिसाब से चलती है। और अनफॉर्चुनेटली जहां हमारे बहुत से और मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कंट्री के अंदर, उसमें एक यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हमें इन्फ्लेशन को टैकल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं रज़ा बाकिर, उन्होंने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं हाई इंटरेस्ट रेट के। उनके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा है वो चंद चीज़ों के पीछे भाग रहा है और इस वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम शरह सूद को बढ़ा देते हैं ताकि लोगों की कंजम्पशन कम हो जाए, उनकी बोरोइंग कम हो, कंजम्पशन कम हो, और इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके मुताबिक ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ये ऑयल प्राइजेस और सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से इस वक्त मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है, और इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत या हुकूमत से रिलेटेड कोई भी मिनिस्ट्री कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हुकूमत सबसे बड़ी बोरोवर है हमारी कंट्री के अंदर, उसका जो डेट रीपेमेंट है वो और मज़ीद बढ़ जाएगी शरह सूद के बढ़ने की वजह से। तो हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहेगी
इस वक्त की सिचुएशन में कि शरह सूद बढ़े। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, दोनों की इंटरप्रिटेशन सिचुएशन की बिल्कुल मुख्तलिफ है, और देयरफॉर यहाँ पे जब वो पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं हमारी मईशत को संभालने के लिए, वो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी साबित होती है। अब दूसरा टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट और टॉपिक हो जाता है कि आज से 4 दिन पहले हमारी सेनेट के अंदर बिल पास किया जाता है इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, उसको अप्रूव भी किया जाता है, और हम देखते हैं कि इस ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो अमेंडमेंट बिल है, इस पे ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के बेंचेस पे जाती है और बहुत शोर मचाती है और कहते हैं आपने इस मुल्क को IMF को बेच दिया है। तो ये कहाँ तक सच है ये बात, और क्या इसके बाद क्या होने जा रहा है? तो ये बिल अगर आप पढ़ें तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैंने अब तक एक्सट्रैक्ट करी हैं, और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों ने अगर इस पे रिसर्च की है तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी एजुकेट करें और हमारी ऑडियंस को भी एजुकेट करें। एक ये कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हैं उनका टेन्योर 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाएगा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि रज़ा बाकिर जो हैं वो IMF से आए हैं, और ऑब्वियसली जब कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है आपके मुल्क के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर या आपके घर के अंदर, अगर आप किसी से पैसा लेंगे तो वो डेफिनेटली उस घर के डिज़ाइन में भी इंटरेस्ट लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा कि आप कैसे मुझे वापस करोगे ये पैसा। तो जब IMF आपको बहुत सारा पैसा जब देती है, आपको बेल आउट करती है, तो वो डेफिनेटली उसकी ये रिक्वायरमेंट्स कुछ होती हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा बंदा उनका अपना बैठेगा ताकि वो नज़र रख सकें, क्योंकि हमारे मुल्क कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में किसी कोई अच्छी रैंकिंग उसकी नहीं है कि एक इंटरनेशनल बैंक आपको पैसा दे और आप पे ट्रस्ट कर ले। सही है। दूसरी चीज़, जब आपको बहुत सारा कोई पैसा देता है तो वो आपको ये भी बताता है कि आपने रिकवरी कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आपने बिजली के बिल बढ़ाने हैं, फॉर एग्जांपल आपने रोड के ऊपर टोल्स लगाने हैं, फॉर एग्जांपल आपने GST बढ़ाना है। तो जी IMF आपको ये आइडियाज़ देता है, मगर हम IMF को इसका ब्लेम हरगिज़ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब बहुत ज़्यादा बोरिंग कर लेती है, और ये अनफॉर्चुनेटली ट्रुथ है कि इमरान खान जो कंटेनर पे खड़े होके बाकी सियासतदानों को बोलते थे कि इन्होंने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए हैं उधार लेने के, आज इन्होंने भी उधार लेने के सारे रिकॉर्ड जो हैं पिछली गवर्नमेंट्स के तोड़ दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक सच है। तो इसलिए हमें ये कड़वी गोली हर साल खानी पड़ती है और इसकी वजह से महंगाई आ जाती है। तो 3 साल से 5 साल जो बढ़ेगा टेन्योर, तो ये इसमें तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए या उसके इंस्टीट्यूशंस के लिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाय द टाइम आपकी मईशत किसी को समझ आए और वो उसके लिए पॉलिसी बनाए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करे, फिर उसके रिज़ल्ट्स को मॉनिटर करे, तो इसमें टाइम लगता है। और 5 साल एक मुनासिब वक्त है, 3 साल शायद एक कम वक्त है। मगर अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या करंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं, क्या उनके ऊपर ये रूल लागू है या ये नेक्स्ट गवर्नर के ऊपर लागू होगा। दूसरी चीज़, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दरमियान एक विजिबल रिफ्ट नज़र आ रही है, और IMF को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और पॉलिसी मेकिंग में बहुत टाइम लग रहा है। तो एक एग्जीक्यूटिव एम्पावर्ड कमेटी 10 लोगों की बनाई जाए, विच इज़ गोइंग टू बी अ नेक्सस बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और ये 2 मिलके फिर पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बनाएंगे। अब इसमें जो बारीकी है, जो कि बाद में पाकिस्तान के लिए अच्छी भी साबित हो सकती है और बुरी भी, 4 लोग इसमें जो हैं वो आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बैठेंगे और 6 लोग इसमें बैठेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इसका मतलब अभी भी आपका जो स्टेट बैंक है वो बहुत हद तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही उसको चलाएगा, और उसकी पॉलिसी जब तक वहाँ ये 6 लोग अप्रूव नहीं करेंगे तब तक जो है SBB के लिए इंडिपेंडेंटली अपने मेजर्स लेना मुश्किल होगा। क्योंकि किसी भी मुल्क में इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो स्टेट बैंक है वो इंडिपेंडेंट हो, हुकूमत आए जाए कोई भी आए, मगर उसकी पॉलिसी मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए रहती हैं, ना कि सिर्फ हुकूमत की बेहतरी के लिए हो, बल्कि मुल्क की बेहतरी और उसकी मईशत की बेहतरी के लिए हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि आपने एक सिचुएशन को एक मैनेज करने के लिए बस ये कमेटी बना दी है, चीज़ें चलेंगी वैसे ही। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इंटरफियरेंस अपना अब भी रखेगी। थोड़ा बहुत इंटरफियरेंस शायद अच्छी बात भी है, मगर यहाँ पे क्योंकि ये 4:6 का रेशियो है, अगर इन 6 में से एक भी बंदा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का टूट के SBB की तरफ चला जाता है
तो डेफिनेटली एसबीपी इसमें ऐसी चीज़ें कर सकती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेजर्स के अगेंस्ट जाए। तो ये चीज़ ऐसी मुझे थोड़ी लगती है जिसमें आगे जाके शायद प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पाकिस्तान में महंगाई ये कब तक रहेगी, ये तो खैर हुकूमत ही जाने, क्योंकि शायद वो चाहते हैं कि महंगाई रहे, इसी तरीके से उनका अपना निज़ाम चलता है। हो सकता है कि ये 40% चीज़ों को बढ़ा के इलेक्शन के करीब 20% उसको कम करके कहें कि हमने प्रॉब्लम को टेम्परेरीली सॉल्व कर दिया है, मगर जिस तरीके के इनके मेजर्स हैं इससे आगे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली महंगाई ही महंगाई है जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे। आखिर में सिर्फ इतना ही कि इस रमज़ान में भी पाकिस्तान में बहुत महंगाई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।